दोस्तों अगर आप सीटेट 21 जनवरी 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका सीटेट ईवीएस महामैराथन क्लास है और इसमें दोस्तों सभी जो है ईवीएस से जहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जिस तरह के बन सकते हैं, जिस तरह से प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे देखेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक से आप लोग सॉल्यूशन देखते हुए चलेंगे। तो फटाफट आप सभी जो है इस क्लास को, इस महामैराथन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। जहाँ भी आप व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, जिस ग्रुप में होंगे, आपके कॉन्टेक्ट में जितने लोग होंगे, आप लोग प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे, मैं तो कह रही हूँ, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, वो लोग भी देख लेंगे तो यहाँ पे आप ईवीएस में एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो बस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस वृक्ष के लकड़ियों में दीमक और कीड़े नहीं लगते हैं? आप लोग भी अपने आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से किस वृक्ष के लकड़ियों में दीमक और कीड़े नहीं लगते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है कीकर, बी है नीम, सी है खेजड़ी, डी है उपरोक्त सभी। तो किस वृक्ष की लकड़ियों में दीमक और कीड़े नहीं लगते हैं? कीकर में भी नहीं लगते हैं, नीम में भी नहीं लगते हैं और खेजड़ी के बारे में मैंने पढ़ा दिया, आपने पिछला क्वेश्चन देखा ही होगा। तो खेजड़ी में तो आपको पता ही होगा कि इसमें नहीं लगते हैं। नीम और कीकर में भी नहीं लगते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कीकर, नीम, खेजड़ी, इन सभी में जो है दीमक और कीड़े नहीं लगते हैं। अब आप लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है? लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक न लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम पर बिछा दी। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। दोस्तों देखिए, आपका एनसीईआरटी का पेज है और आप जानते ही हैं चैप्टर जब देता है तो वो पूरा डिटेल देता है, उसमें जो भी पूरी स्टोरी रहती है उसको लेकर के देता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें देना कि कहाँ पे से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने उन पॉइंट्स को लिया है ताकि आपको ज़्यादा न पढ़ना पड़े और एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल न पढ़ना पड़े। आप देखिए एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें एक एक लाइन वन बाई करके पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये लकड़ी को दीमक न लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ इस फ्रेम पर बिछा दी। ये आपको पूरा 2 से 3 पेज का आप जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको कहीं इसका जो है ये आंसर दिखेगा। तो इसीलिए जो आंसर है उसका आप डायरेक्ट यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो आपने इसका सॉल्यूशन देख लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे? कौन है जो बच्चे के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे? ऑप्शन है विष्णु चिंचालकर, बी है गिजूभाई बधेका, सी है संगीत अरोड़ा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे के लिए मजेदार किस्से और कहानियां पत्र कौन लिखते थे? तो ये थे गिजूभाई बधेका। ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज देख लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, गिजूभाई बधेका गुजरात में रहते थे। बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। ये किससे कहानियां और पत्र लिखते थे? ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ रहते थे, तो ये गुजरात में रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। कोयल अंडे कहाँ देती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने जैसा कि आपको बताया भी है कि किसी भी क्वेश्चन को जो मैं आपको दे रही हूँ ईवीएस का क्लास, किसी भी क्वेश्चन को ये नहीं कहना है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आप अगर एग्जाम प्रीवियस ईयर उठा के देखें या खुद आप इसको करने के बाद आप प्रैक्टिस कोई कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन है। कोयल अंडे कहाँ देती है? अपने घोंसले में, या कौवे के घोंसले में, या झाड़ियों में, या फिर सुनसान जगह? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कोयल जो है अंडे वो कौवे के घोंसले में देती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है चालाक पक्षी है। इसका डिटेल आप लोग देख सकते हैं। कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? सबसे ऊंचे पेड़ पे, या फिर ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर, पेड़ों की ऊंची डाल पर, या फिर सुनसान जगह के पेड़ों पर? देखिए यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कौवा, चील और गिद्ध, 3 क्वेश्चन यहाँ से 3 बनते हैं और 3 में से आपका एक पूछ ही लेता है। कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है, और चील अपना घोंसला कहाँ बनाती है, और जो है गिद्ध अपना घोंसला कहाँ बनाती है। तो आपको ये तीनों में से एक मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कौवा अपना घोंसला जो है दोस्तों, ये जो है पेड़ की ऊंची डाल पे बनाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगर यही चील पूछ दे कि चील अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो चील ऊंची पेड़ की ऊंची डाल पर जो है चील अपना घोंसला बनाती है, ऊंची पेड़ की ऊंची डाल पे। अब वही गिद्ध के पूछ दे कि गिद्ध अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो गिद्ध जो है सुनसान जगह के पेड़ों पर जो है अपना घोंसला बनाती है। तो इन तीनों को आप लोग क्लियर रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, पेड़ की ऊंची डाल पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए
चील से रिलेटेड यहाँ पे अब आप अपने आंसर कर सकते हैं। चील अपना घोंसला कहाँ बनाती है? ऑप्शन ए है सबसे ऊंचे पेड़ पर, बी है ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर, पेड़ की ऊंची डाल पर, सुनसान जगह के पेड़ों पर। तो चील अपना घोंसला जो है ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर बनाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, गिद्ध अपना घोंसला, जैसा कि मैंने इसका आंसर बता ही दिया आप सभी को, तो फिर भी आप लोग अपने आंसर करिए। गिद्ध अपना घोंसला कहाँ बनाता है? सबसे ऊंचे पेड़ पर, ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर, पेड़ की ऊंची डाल पर, सुनसान जगह के ऊंचे पेड़ पर। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सुनसान जगह के ऊंचे पेड़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, दर्जिन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? दर्जिन चिड़िया जो है, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये घोंसला कैसे बनाती है, रुई और ऊनों से, लोहे के तार से, झाड़ियों से। दोस्तों देखिए, पक्षियों से आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रखनी है। दार्जिन चिड़िया अपना घोंसला जो है अपनी चोंच से पत्तों को सीकर बनाती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, जैसा कि आप दार्जिन से ही समझ पा रहे होंगे, अपनी चोंच से पत्तों को सीकर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी जो है ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों सीरियल वाइज बर्ड से ही रिलेटेड है, पक्षी से रिलेटेड है। तो एक साथ हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा एनसीईआरटी का पेज देखेंगे, इन सबसे रिलेटेड जितने भी पक्षियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? कैक्टस के कांटों के बीच, मेहंदी की मेड़ में, ऊंचे पेड़ों पर, ए बी दोनों। तो फाख्ता अपना घोंसला जो है ऊंचे पेड़ पर नहीं बनाते हैं, ये कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी की मेड़ में बनाते हैं। तो ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका ए और बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, शकरखोरा अपना घोंसला कैसे बनाते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है कपड़ों के चीथड़े, बी है मकड़ी के जाले, पेड़ की छाल के टुकड़े, डी है उपरोक्त सभी। तो शकरखोरा जो है अपना घोंसला कैसे बनाते हैं? कपड़ों के चीथड़े से भी बनाते हैं, मकड़ी के जाले से भी बनाते हैं, पेड़ों की छाल के टुकड़े से भी बनाते हैं। तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप लोग क्लास को, आप लोग शेयर कर दीजिए। आप जितने भी आपके कांटेक्ट में ग्रुप हों, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, एफबी वगैरह जहाँ भी हो, तो आप लोग प्लीज़। बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं, मैम थैंक यू, बहुत अच्छा क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आप मुझे थैंक यू और थोड़ा सा भी मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं ना, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। यहाँ पे कौवा अपना घोंसला कैसे बनाते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है नरम घास, लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं। तो देखिए कौवा अपना घोंसला जो है ना, ये नरम घास से नहीं, लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं, कड़ी चीज़ों से जो है ये बनाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बी सी दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे आप पूरा डिटेल देख सकते हैं, जितना भी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा है बर्ड से रिलेटेड, अब यहाँ पे आप लोग उसका पूरा डिटेल एनसीईआरटी की बुक से देख सकते हैं। गोपाला भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं, इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी इंडियन रोबिन ने अंडे दिए। किसके बीच? पत्थरों के बीच। तो ये पूछ दे कि पत्थरों के बीच कौन सी चिड़िया जो है, कौन सा पक्षी जो है अंडा देती है? तो ये इंडियन रोबिन है। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह, कलचिड़ी आप देख पा रहे होंगे, मुझे वह जगह दिखाई, मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा, घोंसला घास से बना है, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कलचिड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है, आखिर उसके बच्चों को आरामदायक और बिस्तर चाहिए ना। कलचिड़ी कौवे जैसी नहीं है, कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। तो आप देख सकते हैं कौवे के घोंसले में जो है लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। आपने क्वेश्चन ऊपर देखा है, यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं सारी चीजें। अब यहाँ पे देख सकते हैं कलचिड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा, वो अपनी चोंच फाड़कर बैठा था, उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचिड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा, शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, तुम जानते ही हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वो अपना घोंसला बनाती नहीं है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो आप देख सकते हैं ये कोयल जो है कितनी चालाक होती है, वो घोंसला बनाती ही नहीं है और कौवे के घोंसले में जो है अंडे देती है। उन अंडों को जो है कौवा जो है यहाँ पे कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो ये है कोयल जो कि चालाक पक्षी है। अगला जो यहाँ पे देख सकते हैं, नजदीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। देखिए कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। अभी आपने क्वेश्चन देखा ना, ये देखिए एनसीईआरटी की लाइन। जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में, कैक्टस से आपने देखा कि कैक्टस जो है अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो ये कैक्टस के कांटों के बीच फाख्ता और मेहंदी की मेड़ में। गौरैया आमतौर पर घर में आसपास दिखाई देती है, वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे। बसंत गौरी चिड़िया यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे घर की दीवार के
आले में कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है पुराने मकान या खंडहरों में। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दार्जिलिंग चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम, वो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही है उसका घोंसला। आप देख सकते हैं ये अपनी चोंच से इसको सील लेती है पत्तों को और उसी में अपना घोंसला बनाती है, उसी से अपना घोंसला बनाती है। नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच से बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। अगला पेज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना घोंसला बनाते हैं। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्करखोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो ये घोंसला किन चीज़ों से बनता है? घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। तो ये शक्करखोरा है। आप इसका घोंसला देख सकते हैं किन किन चीज़ों से बना होता है। आपने क्वेश्चन अभी देख ही लिया है। अगला जो पेज है यहाँ पे देख सकते हैं। क्या तुम वीवर पक्षी के बारे में ये बात जानते हो? सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देती है। वीवर पक्षी, इससे बहुत क्वेश्चन किए गए हैं। इससे आपके कौवे से रिलेटेड, कोयल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए आप अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो पूरा जो है चैप्टर पूरा आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। मगर यहाँ पे मैंने चीज़ें एक तरह से कहें छनी हुई आपको मिल रही हैं कि जहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं उसी टॉपिक को और वही पॉइंट हम लोग देख रहे हैं ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। यहाँ से पूरा ईवीएस आपका कवर हो जाएगा, बिल्कुल आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों वीवर पक्षी है, इसमें जो है जो मादा वीवर पक्षी होती है, जो नर वीवर पक्षी जो है घोंसले को बनाता है और उसके बाद मादा कई घोंसले को बनाता है। फिर मादा वीवर पक्षी जो है उन सभी घोंसलों को देखती है, जो सबसे अच्छा लगता है उसको, उसी में वो जो है अंडे देती है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों के दुश्मन है जो इनके अंडे चुरा लेते हैं? इनमें से कौन है जो इनके अंडे को चुरा लेते हैं? कौवा, गिलहरी, चूहा, बिल्ली, उपरोक्त सभी। तो कौवा भी है, गिलहरी भी है, चूहा बिल्ली भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी जो है इनके अंडे को चुरा लेते हैं या फोड़ देते हैं, नुकसान कर देते हैं इनका। यहाँ पे देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी का पेज। आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं। घोंसले बनाना और अंडे देना ये तो पहला कदम है। बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसले में बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। पक्षियों के कई दुश्मन हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। तो ये आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बरगद के पेड़ की लटकन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरगद के पेड़ की लटकन आप ज़्यादातर जो है गलत ही करके आते हैं आप लोग। पिछली बार अगर उठा करके देखें या फिर इस टाइम भी जो बच्चे अगर नहीं पढ़े होंगे डीपली तो उनको नहीं पता होगा। बरगद के पेड़ की लटकन क्या है? जड़ है, टहनी है, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बरगद के पेड़ की लटकन जो है ना ये जड़ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज आप लोग देख सकते हैं। जड़ें ऐसे भी, बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, असल में इसकी जड़ें हैं। ये आपका एनसीईआरटी का पेज है। क्या है? जड़ें हैं। तो आपका जड़ ही होगा बरगद के जो पेड़ की लटकन है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए मेघालय, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडोनेशिया, डी अबू धाबी। तो रेगिस्तानी ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा और इसका एनसीईआरटी का पेज आप लोग देख पा रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग, दोस्तों यहाँ पे इसका एक एक पॉइंट आप लोग देखिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट जो है यहाँ से उठाए जाते हैं। आपका 4 ऑप्शन देगा, उसमें से बोल देगा कि इसमें से रेगिस्तानी ओक की विशेषता कौन सी नहीं है, तो 3 उसमें से करेक्ट देगा, एक थोड़ा सा डिफरेंट कर देगा, तो फिर आप वहाँ पे गलती कर जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे सब कुछ ध्यान से देखिएगा। इसकी ऊंचाई जो है तुम्हारे क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम है। अब मान लीजिए वहाँ पे ऑप्शन है पत्तियां बहुत ज़्यादा दे सकता है, तो दिया भी है और इस तरह के क्वेश्चन दिया। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं। अंदाजा लगाओ इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो यदि ऐसे 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती हैं उस पेड़ की जड़ें, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। इस इलाके में रहने वाले लोग ये बात जानते हैं। ठीक है, जब कभी, तो ये इतना ही इससे रिलेटेड जो है पूरा पॉइंट्स आपने देख लिया। रेगिस्तानी ओक ये जो है कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्लास की दीवार के लगभग इसकी जो है ऊंचाई होती है और इसकी जड़ें जो है ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो यदि ऐसे 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिए जाए, उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती है। इस पेड़ की जड़ें
जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए वो तब तक जाती हैं ना, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में कहाँ पर पेट्रोल पानी से सस्ता है? राजस्थान या फिर ऑस्ट्रेलिया, सी मेघालय, डी अबू धाबी। तो कहाँ पर पेट्रोल पानी से सस्ता है? तो दोस्तों ये है आपका अबू धाबी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा इसमें। अब यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी का पेज देख लेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है, वहाँ ना बारिश है, न ही नदियाँ, ना झील और ना ही तालाब, ज़मीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है। चिटपन ने कहा, शशि ने बीच में कहा, लेकिन वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। कहाँ पे? अबू धाबी में। तो आपका जो अबू धाबी ये पूरा चैप्टर है इससे रिलेटेड, तो आपका ये एनसीईआरटी में दिया गया हुआ है कि पेट्रोल जो है पानी से सस्ता कहाँ पे? अबू धाबी में है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, लौंग मसाला क्या है? यहाँ से भी आपका बहुत बार क्वेश्चन उठाया है। कली है, बी है फूल, सी है फल, डी है बीज। तो लौंग मसाला क्या है? ये कली है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं। ये आपकी लौंग कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, चॉकलेटी भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ, जब दर्द होता दांत में तब मुझे खाते रखते दांत में, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये क्या है? लौंग है। और यहाँ पे जब दर्द होता दांतों में, तो ये भी आपसे क्वेश्चन उठा सकता है कि दांत के दर्द के लिए कौन सा जो है मसाला लाभदायक होता है, या इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपका लौंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? मसालों का बगीचा, ऑप्शन ए असम, बी है केरल, सी है कर्नाटक, डी है मेघालय। तो मसालों का बगीचा जो है ये केरल को कहते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं। मैं हूँ कुट्टन, मैं केरल में रहता हूँ। इस चीज़ को देखिएगा, मैं केरल में रहता हूँ, मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है, वहाँ मैं तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगते देखता हूँ। कहाँ पे? केरल में। तो ये आपका एनसीईआरटी का पेज था। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, फौजी वहीदा कहाँ से हैं? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी है केरल, सी है कर्नाटक, डी है बिहार। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होता था उसमें भी पूछा गया है कई बार। तो फौजी वहीदा कहाँ से हैं? तो ये हैं जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीलबाज गिद्ध हमसे कितनी गुना ज़्यादा दूर से चीज़ों को देख सकते हैं? ऑप्शन ए है 2 गुना, बी है 4 गुना, सी है 6 गुना, डी 8 गुना। तो चीलबाज गिद्ध हमसे कितना गुना ज़्यादा दूर से चीज़ों को देख सकते हैं? तो 4 गुना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यही अगर बाघ की बात करें तो 6 गुना हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। चीलबाज गिद्ध को अगर बात करें तो 2 गुना हो जाएगा, और अगर बाघ की बात करें तो यहाँ पे 6 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज आप लोग देख पा रहे होंगे। चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये भी देख पा रहे होंगे, जैसे हमें इतने रंग सारे रंग दिखाई देते, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। जानवरों को जो है रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसे देखते हैं? ऑप्शन ए है लाल हरा, हरा काला, काला सफ़ेद या फिर काला। तो रात में जागने वाले जो जानवर है ना, वो हर चीज़ को काला और सफ़ेद देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीट हुआ है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कलर भी देख सकते हैं। यहाँ पे आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को इस तरह भी चेंज कर सकता है कि उल्लू को जो है कोई भी चीज़ किस कलर की दिखाई देती है? तो सफ़ेद और काली, क्योंकि वो रात में जागता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा होंगे, असलात कितने घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं? ऑप्शन ए है 12 घंटे, बी है 15 घंटे, सी है 17 घंटे, डी है 19 घंटे। ये भी सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन असलात से उठाता ही है। तो असलात कितने घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं? तो ये 17 घंटे जो है लटक कर सोते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। असलात का जीवन काल कितना होता है? असलात का जो जीवन काल है दोस्तों, ये होता है 40 वर्ष, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। असलात का जीवन काल जो है ये 40 वर्ष का होता है। अब यहाँ पे असलात से रिलेटेड आप पूरा डिटेल इनका देख सकते हैं, जहाँ से जितना क्वेश्चन बन सकता है। ये आपका असलात है, जो कि है भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता है। ये जो है इसका जीवन काल जो है दोस्तों 40 वर्ष होता है, और ये अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ जो है 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ़ करता है। ये बहुत आलसी जानवर है,
और यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में पूरा दिया गया है। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17-18 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब ये पास के पेड़ पर जाते हैं। अब सोचिए जब वहाँ से सब कुछ खत्म कर लेते हैं तब जाते हैं। ये एक बहुत आलसी जो है जानवर है। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो ये आपका सलाद का पूरा डिटेल है और इससे ज़्यादा असलाद से आपका कोई भी पॉइंट नहीं उठाएगा, क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी सलाद अपने पूरे जीवन में कितने पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ऑप्शन ए है 6, बी है 8, सी है 10, डी है 12। तो सलाद जो है अपने पूरे जीवन काल में कितने पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, तो ये 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये आप देख भी पा रहे होंगे, इसका जो पूरा डिटेल है मैंने दिया भी है और यहाँ पे आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। एक बार मैं इसको फिर से बता दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट यहाँ ये कहिए सीटेट का जो है फेवरेट टॉपिक है। हमेशा जो है क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं। ये जो है असलात है आपका, ये भालू जैसा है। भालू है नहीं बट भालू जैसा दिखता है। और ये जो है करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। जिस पेड़ पर रहता है वह उसी पेड़ की पत्ती खाकर ही पलता है, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग जो है ये 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में जो है मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं और इनका जो जीवन काल होता है वो 40 वर्ष का होता है। ठीक है, ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो असलात से रिलेटेड आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे आगे पॉइंट नहीं जाएगा। आपसे सीधा सीधा भी पूछ सकता है क्वेश्चन और इस तरह से भी पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन दे देगा कि सलाद इसमें से कौन सी सलाद की विशेषता है या फिर नहीं है। तो नहीं है देगा तो सिर्फ एक क्वेश्चन निगेटिव दे देगा, 3 आपका इसी में से दे देगा। अगर है देगा तो इसमें से 1 देगा, 3 आपका निगेटिव दे देगा। तो आपको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गाय एक दिन में कितने घंटे सोती है। गाय जो है एक दिन में कितने घंटे सोती है, अजगर कितने घंटे सोता है, बिल्ली कितने घंटे सोती है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। गाय जो है एक दिन में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या फिर 12 घंटे। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। गाय जो है एक दिन में ये सिर्फ 4 घंटे सोती है, गाय की बात करें तो। बिल्ली की बात करें दोस्तों तो बिल्ली जो है 12 घंटे एक दिन में सोती है। और अगर हम यही जिराफ की बात करें तो जिराफ जो है एक दिन में 2 घंटे सिर्फ सोता है, बहुत कम सोता है जिराफ। और अगर जो है हम यही अजगर की बात करें तो अजगर एक दिन में 18 घंटे सोता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गाय की बात पूछे तो 4 घंटे और वहीं जो है बिल्ली की बात करें 12 घंटे और जिराफ की बात करें 2 घंटे और अजगर की बात करें तो 18 घंटे आपका कंप्लीट होगा। अब इसका आंसर कौन सा करेक्ट है ये आपको देखना है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है, गाय एक दिन में कितने घंटे सोती है, तो वो 4 घंटे सोती है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए उसी से आ गया, अजगर एक दिन में कितने घंटे सोता है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, 6 घंटे या फिर 12 घंटे या फिर 18 घंटे या फिर जो है यहाँ पे 22 घंटे। अजगर के बारे में मैंने बताया ना कि ये जो है 18 घंटे सोता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अपने भी आंसर करते चलिए। जिराफ एक दिन में कितने घंटे सोता है। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6 घंटे, डी 12 घंटे। तो जिराफ का मैंने कितना बताया आपको, जिराफ जो है बहुत कम सोता है, सिर्फ 2 घंटे ही सोता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बिल्ली एक दिन में कितने घंटे सोती है। ऑप्शन ए है 2, बी 4, सी 6, डी 12। बिल्ली जो है कितने घंटे सोती है, तो ये 12 घंटे टोटल सोती है। ये दोस्तों मैं अपने से नहीं बता रही हूँ, एनसीईआरटी में आपका पूरा दिया गया है और यहाँ से क्वेश्चन उठाए भी गए हैं। अब आप लोग यहाँ पे एनसीईआरटी के पेज देख सकते हैं। ये आपका देखिए असलात का आपने क्वेश्चन देखा ना, असलात में भी देखिए ये दिया गया है पूरा और इसमें जो 24 घंटे पूरा टोटल दिया गया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 24 घंटे आपका दिया गया है। अब ये डिवाइड है, इसमें देख सकते हैं ये 6 घंटे आपका है, यहाँ से यहाँ तक 6 घंटे, यानी इसमें जो दिया गया है ये 2 घंटे आपका, फिर ये 2 घंटे का है। तो 2, 2, 4, 2, 6 घंटे हुआ ना, यहाँ पे 6 घंटे, ये आपके 12 घंटे, ये 18 घंटे। अब यहाँ पे आप जो है अलग अलग सबका देख सकते हैं। ये तो असलात का आपका बताया गया था। गाय का देख पा रहे होंगे जैसा कि ये आपका टोटल कितना था, यहाँ पे आपका 6 घंटे था, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 18 था, यहाँ पे 24 था। तो गाय का जो ये डार्क सर्किल दिया गया है ये गाय के सोने का टाइम बताया गया है। तो 2, 2, 4 गाय जो है 4 घंटे सोती है। अजगर की बात करें तो ये जो है 18 घंटा आप काउंट कर पा रहे होंगे, यहाँ पे 12 और ये 6, 12, 6, 18 घंटे जो है अजगर के सोने की टाइम है। जिराफ की बात करें तो इसकी 2 घंटे है
और बिल्ली की बात करें तो सीधा सीधा 12 घंटे है। तो ये इसका डिटेल आपने एनसीईआरटी बुक में देख लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बाघ अंधेरे में हमसे कितना गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की बात की गई है कि बाघ जो है ये अंधेरे में हमसे कितना गुना बेहतर देख सकते हैं, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना या फिर 8 गुना। बाघ जो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बाज, चील और गिद्ध की बात आए तो 4 हो जाएगा, 4 गुना। ये क्वेश्चन दोनों में से आपको एक जरूर देखने को मिलेगा, बाघ या फिर चील, गिद्ध और बाज से रिलेटेड, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 2 किलोमीटर, बी में है 3 किलोमीटर, सी है 4 किलोमीटर, डी है 5 किलोमीटर। तो बाघ का गुर्राना जो है 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अभी जो हम लोग एनसीईआरटी का पेज देखेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एनसीईआरटी का पेज है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितना गुना? 6 गुना। और चील, बाज, गिद्ध की बात करें तो वहाँ 4 गुना जो है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इससे रिलेटेड और पॉइंट्स। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, कभी कराना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना जो है 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितना? 3 km। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। तो ये था बाघ से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे। साथ ही दोस्तों, जितने भी बच्चे आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। सभी जगह, हर जगह आप लोग जहाँ जहाँ आपका कांटेक्ट हो आप लोग कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी है झारखंड, सी राजस्थान, डी है उत्तर प्रदेश। दोस्तों देखिए, इस तरह के नेशनल पार्क से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हम देखें तो पहले जो है, जब ऑनलाइन 2 एग्जाम हुआ है आपका, उससे पहले नहीं पूछे जाते थे। मगर ऑनलाइन एग्जाम जब से स्टार्ट हुआ है तो आपके नए नए क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के ही टॉपिक है, ये ऐसा नहीं है अलग से इंक्लूड किया गया, एनसीईआरटी के ही है, बट वो उस टाइम नहीं पूछे जाते थे, वहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाता था। लेकिन जब से ऑनलाइन आपका 23-24 शिफ्टों में एग्जाम होने लगा, उसमें अब 23-24 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है, तो हर पेपर तो नया नया बनाना था, नए नए क्वेश्चन देने थे, तो उन्होंने हर जगह से टच किया था उस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। तो उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यही घाना नेशनल पार्क जो है भारत के किस राज्य में है। तो ये जो है उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो घाना नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये है आपका राजस्थान में। अब यहाँ पे आप लोग एनसीईआरटी का पेज देख पा रहे होंगे। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ का? उत्तराखंड का। राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना नेशनल पार्क, जो कि आपने क्वेश्चन देखा। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो आपका अगर जिम कॉर्बेट पूछे तो वो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, और घाना पूछे तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से सांप जहरीले होते हैं। इनमें से कौन से सांप जहरीले होते हैं। नाग है, करैत, अफाई या फिर उपरोक्त सभी। तो नाग भी होता है, करैत भी होता है, अफाई भी होता है। तो डी जो है उपरोक्त सभी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे आप लोग एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं। क्या तुम जानते हो, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। नाग, करैत, दुबैया और अफाई, ये चारों आप लोग याद रखिएगा। ऐसा हो सकता है कि इसमें से आपसे पूछते कि इनमें से कौन से सांप जो है जहरीले नहीं होते हैं। मान लीजिए 3 इसमें से दे देगा, एक अदर कोई दे देगा, तो आपको पता रहेगा कि नाग, करैत, दुबैया, अफाई 4 जहरीले होते हैं। तो जो अदर वाला रहेगा आप उससे सही करके आएंगे। तो इन चारों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नाग, करैत, दुबैया और अफाई, ये जो है 4 जहरीले सांप हैं। और सांप जब किसी को काटता है तो उसको 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। किससे? 2 खोखले जहर वाले दांतों से। इस जहर से बचने के एक ही उपाय है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाती है। सीरम, ठीक है। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है। ये जो सीरम है वो किससे बनाया जाता है? वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है सीरम को, ठीक है। तो ये था आपका नाग, दुबैया, करैत, अफाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से निपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने 10 क्वेश्चन का इस तरह से सेट किया था, तो आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा। आप लोग क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से निपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, बी इंडोनेशिया, सी भारत के मेघालय, डी उपरोक्त सभी। ये भी सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में ये जो निपेंथिस पौधा है वो पाया जाता है। तो उपरोक्त डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे देख सकते हैं निपेंथिस शिकारी पौधा जो है ये आप देख सकते हैं इसका किस तरह का ये होता है। इसके ऊपर जो है जो पत्ती से एक तरह का जो उसका ढक्कन बना होता है जो उसको ढक देता है, जो कीड़े मकोड़े उसमें जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं। इसका भी दोस्तों एक एक वर्ड जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप गलती करके आ जाएंगे। आपने देखा है कि ये तो शिकारी पौधा निपेंथिस है, कहाँ पाया जाता है ये आपको पता है, लेकिन इसके बारे में जो इसके डिटेल हैं इससे क्वेश्चन उठा देता है। जो ऑप्शन देगा उसमें इसी में से देगा। तो जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। अब यहाँ पे बड़े जीव कर देगा, बस छोटा सा ये छोटे जो है हटा के बड़ा कर देगा, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, कीड़े मकोड़े, चूहे, मेढकों और छोटे जीवों का शिकार करता है। इनमें से निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अब इस तरह से आपसे क्वेश्चन उठाएगा कि ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसके आकार लंबे घड़े जैसा होता है। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। घड़े से जो है खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखो ये पौधे भी शिकार करते हैं, और ये भी कितनी चतुराई से। तो आपने देख लिया शिकारी पौधे निपेंथिस का पूरा डिटेल, और यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों उठाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है आपसे। ऑप्शन ए में दिया गया है दक्षिण अमेरिका, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी है भारत। तो मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई है, ये आई है दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भिंडी और काफ़ी हमारे यहाँ कहाँ से आए हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या फिर भारत से। तो भिंडी और काफ़ी जो है हमारे यहाँ ये जो आए हैं अफ्रीका से आए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन हमारे यहाँ कहाँ से आई है। सोयाबीन जो है दोस्तों दक्षिण अमेरिका या फिर अफ्रीका, यूरोप, चीन से जो है सोयाबीन आई है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का पूरा पेज है, और यहाँ पे एक पोएम है जिसमें सब कुछ दिया गया है कि कौन कहाँ से आया है। इसका देख पा रहे होंगे, जानना चाहते हो कौन कहाँ से आया, आलू, मिर्ची, चाय जी। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी चीज़ें आपसे पूछें, चाहे मिर्च पूछे या फिर आलू, गोभी, मटर, जो भी है, जो भी चीज़ें, सोयाबीन है, कुछ भी पूछेगा तो आप यहाँ से कर लेंगे। कॉफ़ी के बारे में, चाय के बारे में, तो ये पूरा जो है इसमें पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। आलू, मिर्ची, चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग, लड़ाई, मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू, मिर्ची, चाय जी। अभी यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दिखा होगा। अब आगे आप लोग यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी मसालों की है ये रानी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी। आपसे पूछा गया था ना मिर्ची जो है कहाँ से आई, तो ये है दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी। मसालों की है पट रानी, हर रास्ते से आए जी, आलू, मिर्ची, चाय जी। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पट रानी, मूंगफली, आलू, अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद, 7 टमाटर, राय जी, आलू, मिर्ची, चाय जी। तो दक्षिण अमेरिका से अगर आप याद रखें तो मिर्ची रानी और मूंगफली, आलू, अमरूद, यहाँ से टमाटर, आलू, मिर्च, चाय, टमाटर, 7 टमाटर, राय जी, आलू, मिर्ची, चाय। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं देखिए, दक्षिण अमेरिका से जो है मिर्ची, मूंगफली, आलू, अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद, 7 टमाटर, राय जी। तो 7 टमाटर की बात करें अगर, टमाटर, अमरूद, आलू, मूंगफली, दक्षिण अमेरिका और मिर्ची, ये जो है कहाँ से आए, दक्षिण अमेरिका से। तो ये आपका इतना कंफर्म हो गया, ठीक है। अब भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी काफ़ी भी। अगर अफ्रीका की बात आए तो यहाँ से भिंडी और काफ़ी जो है कहाँ से आए, अफ्रीका से। अगला जो है यहाँ पे देख सकते हैं नक्शे में यूरोप किधर, वहाँ से आए गोभी मटर। यूरोप किधर, यूरोप की बात करें तो यहाँ से गोभी मटर आया हुआ है। चाय असम की, बाई जी, आलू, मिर्ची, चाय जी। चाय कहाँ से, असम से, अपने राज्य से, आलू, मिर्ची, चाय जी। अब यहाँ पे चली चीन से सोयाबीन, सोयाबीन को पूछा गया था ना, सोयाबीन कहाँ से, तो ये चीन से है, ठीक है। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें गुड़ है कई विशेष। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए चीन से जो है सोयाबीन चली थी और ये पहले अमेरिका जाती है, फिर वहाँ से जो है अपने देश आती है। तो चली तो वहाँ से ही थी, चीन से ना, तो सोयाबीन पूछे तो वो चीन हो जाएगा। रोब जमाकर आए जी, आलू, मिर्ची, चाय जी। घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुड़ कई विशेष, रोब जमाकर आए जी, आलू, मिर्ची, चाय जी। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी है भाई बहन ये सब देशी।
ये मतलब बैंगन की बात करें या फिर मूली पूछ दे, सेम पूछ दे, करेला पूछे, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सारे जो हैं ये हमारे देश के हैं, यानी ये हैं भारत के। तो इनमें से अगर कोई कुछ पूछे तो आपको भारत लगाना है, ठीक है। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आया जी, आलू मिर्ची चाय जी। आई होप कि आपका अब इससे रिलेटेड वेजिटेबल्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन उठाए तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन ए है सुनीता विलियम, बी है नील आर्मस्ट्रांग, सी है बछेंद्री पाल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी बछेंद्री पाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल कितने मिनट तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। ऑप्शन ए है 42 मिनट, बी है 43 मिनट, सी है 45 मिनट, डी है 48 मिनट। तो बछेंद्री पाल जो है कितनी मिनट तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही हैं, ये 43 मिनट तक रही हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अब जो है आप लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज देख पा रहे होंगे, इनसे रिलेटेड पूरा जो है डिटेल दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं बछेंद्री तो मानो बर्फ की चादर में ही लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आई। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उन पर बर्फ कटाई और उन्हें बाहर निकाला। यहाँ पे दिया गया है बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाल नाम सागरमथा पर कदम रखा। कब? 23 मई 1984 को दिन में 7 मिनट पर 1:07 पर 8900 मीटर। आपसे ये पूछता है, ये भी ऊंचाई भी पूछ देता है। तो 8900 मीटर एनसीईआरटी में दिया गया है, तो आप इससे ही लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा, उनके साथ उनको टीम का एक साथी भी था। चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह ही नहीं थी और पैर फिसलते ही हजारों फुट नीचे ही गिरकर रुकते। उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा और रस्से से अपने आप को उस हुक से बांधा। तब वे लोग वहां खड़े हो पाए। वे ठंड से कांप रही थी पर खुशी से झूम भी रही थी। उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। कौन? बछेंद्री पाल। भारत की पहली और अगर पूरे संसार की बात करें तो 5वीं, ठीक है। तो ये था इससे रिलेटेड पूरा डिटेल। अगला क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चांद पर कब उतरे। ऑप्शन ए में दिया गया है 1949, बी है 1959, सी है 1969, डी है 1979। तो नील आर्मस्ट्रांग जो है सबसे पहले चांद पर 1969 में उतरे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज आप लोग देख सकते हैं। सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। और कब? 1969। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, पश्मीना शाल कितने स्वेटरों के बराबर गर्मी करती है। ये भी बहुत रिपीट हुआ है आपका क्वेश्चन। ए है 2, बी है 3, सी है 5, डी है 6। तो पश्मीना शाल में कितनी स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है? तो 6 स्वेटरों के बराबर होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण पश्मीना शाल कितने घंटे में तैयार होती है? 150 घंटे, बी है 250 घंटे, सी है 350 घंटे और डी है 450 घंटे। तो एक साधारण पश्मीना शाल जो है ये कितने घंटे में तैयार होती है? 250 घंटे में तैयार होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पश्मीना से रिलेटेड जो डिटेल है पूरा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये पश्मीना शाल आपकी है। माना जाता है कि एक पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, 6 स्वेटरों को, ठीक है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। ये सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी कम -40 डिग्री यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शालों को पश्मीना द्वारा नहीं बुना जा सकता। इसलिए पश्मीना शालों को जो है मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर ये बुनकर 250 घंटे बुनाई करें तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिज़ाइन वाली शाल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है 6 स्वेटरों के बराबर ये जो है गर्मी देती है। 250 घंटे जो है इसकी बुनाई की जो टाइम दी गई है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा जो पूरा इसमें दिया गया है।
अगला जो क्वेश्चन है, डल झील कहाँ पर है? ऑप्शन ए है मेघालय, बी है केरल, सी है श्रीनगर, डी है बिहार। तो डल झील कहाँ पे है दोस्तों? ये है आपका श्रीनगर में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यात्री डल झील में शिकारे में घूमने का मजा उठाते हुए। ये है आपके डल झील। शिकारा एक प्रकार की नाव है। अपने सफर की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी न था कि एक ही राज्य में मुझे इतनी तरह के घर और लोगों में रहने सहन के तरीके देखने को मिलेंगे। लेह में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने का, और श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने का। इन इलाकों में भी घर भी ऐसे खास थे जहां वे मौसम के अनुकूल थे। ठीक है, तो ये था डल झील। हाउस बोट कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है केरल, श्रीनगर, गुजरात, गोवा। तो हाउस बोट दोस्तों ये भी आपकी श्रीनगर में पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के डोंगे कहाँ पाए जाते हैं? केरल या फिर श्रीनगर या फिर गुजरात या फिर गोवा। तो लकड़ी के डोंगे जो है ये भी श्रीनगर में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, सॉरी ये आपका डिटेल दिया गया है श्रीनगर के घर एक नज़र आप देख सकते हैं। ये श्रीनगर के हाउस बोट। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे, ये देख पा रहे होंगे, लकड़ी के डोंगे पानी में तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। ये है आपका डोंगा और ये हाउस बोट आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है गुजरात, डी है गोवा। तो भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के कहाँ पे है, किस राज्य में? गुजरात में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पे उसका पूरा डिटेल देख सकते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है दांडी यात्रा से रिलेटेड। ये घटना जो है 1930 की है। आपसे पूछ सकता है दांडी यात्रा कब, ये टाइमिंग भी पूछ सकता है कब दांडी यात्रा की जो घटना है वो कब हुई थी। तो 1930। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकान से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था जो चीज़ हमें कुदरत ने दी उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। तो दांडी यात्रा 1930 आप इसको याद रखिएगा। कहाँ पे? गुजरात में अहमदाबाद। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, निम्न में से वह कौन सा ज्वर है जो वो कपकपी के साथ आता है और उसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो कौन है? मलेरिया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डिटेल दिया गया है, मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। तो ये पूछिए कि मलेरिया की दवाई जो है किससे बनाई जाती है? तो सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से चिराव नाच किस राज्य के लोग करते हैं? चिराव नाच बहुत बार पूछा गया आपसे। चिराव नाच झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर मेघालय। तो चिराव नाच जो है ये कहाँ का है दोस्तों? मिजोरम का। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछा गया है। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। क्या ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं? नहीं। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। नहीं। कर्नाटक, छत्तीसगढ़। नहीं। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक ये जो है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपका मैप से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है तो और ये कंफर्म है दोस्तों, मैप से रिलेटेड आपका 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक समूह जड़ों का है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी। डी है गाजर, चुकंदर, मूली। तो इसमें से कौन सा जड़ों का है ये आपसे पूछा गया है। तो क्या चुकंदर, आलू, अदरक जो है क्या आपका जड़ है क्या? नहीं ना। तो ये आपका तने में आता है। अदरक है, हल्दी है, ये सब। गाजर, हल्दी देखिए, अदरक यहाँ पे भी आया तो ये कट जाएगा। शकरकंदी, मूली, हल्दी यहाँ भी ये कट जाएगा। गाजर, चुकंदर, मूली, आपका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, हाउस बोट क्षेत्र में देखा जा सकता है। हाउस बोट जो है किस क्षेत्र में देखा जा सकता है? रेगिस्तान में, या फिर बहुत पानी में, या फिर बहुत बर्फ में, या फिर नन ऑफ दिस। तो हाउस बोट जो है क्षेत्र में देखा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था। तो ये जो है बहुत पानी वाले क्षेत्र में देखा जा सकता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। ये जिस तरह से सीरियल वाइज आपके क्वेश्चन में दिया गया है उसी तरह आपको अपने आंसर करने हैं। घोंसला, पेड़, गुफा। तो क्या इसमें कोई जो है घोंसले में रहता है? नहीं ना, तो आपका यहीं कट जाएगा। गुफा, बिल एवं पेड़ में तो इसमें देखा जा सकता है। पेड़, गुफा एवं बिल, ये भी है। बिल, पेड़ एवं गुफा, तो ये भी है। तो देखिए आपको यही चीज़ें कंफ्यूज कर जाएंगी। तो आपको जिस तरह से सीरियल वाइज क्वेश्चन में दिया गया है उसी तरह उसका ऑप्शन में भी देखना है। यहाँ पे भी दिया है गुफा, बिल एवं पेड़। शेर गुफा में भी रहता है, चूहा बिल में रहता है, पेड़ पे बंदर रहता है। तो बहुत से बच्चे इस तरह से लगा के आ जाएंगे, लेकिन ये जिस तरह से सीरियल वाइज क्वेश्चन में दिया है उसी तरह आपको अपने आंसर करने हैं। अब बंदर कहाँ रहता है? तो बंदर पेड़ पे रहता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए पेड़ कहाँ पे है, तो सबसे पहले सी ऑप्शन में दिख रहा है ना, तो पेड़ आपका ये हो जाएगा। शेर गुफा में रहता है, चूहा बिल में रहता है। तो सीरियल वाइज हो गया ना, पेड़, गुफा एवं बिल, बंदर, शेर तथा चूहा। तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे होंगे, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं। विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। तो ये अनेक सुरंगों को पार करता है। तो ये सुरंगें किस पर्वतों में है? तो ये पश्चिमी घाट में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर पे। खेजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और ये आप अगर देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर तो बहुत बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया है केरल, बी है राजस्थान, सी है मेघालय, डी है श्रीनगर। तो खेजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और इसके साथ ही साथ हम लोग एनसीईआरटी का जो पेज है उसे देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे खेजड़ी के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, तो उसमें खेजड़ी या फिर अदर कोई भी 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको खेजड़ी लगाना है। और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। देख पा रहे होंगे नीम है, कीकर है, इन लकड़ियों में भी जो है कीड़ा नहीं लगता है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा कि उसमें कौन सा है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं, और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। दोस्तों देखिए अब यहाँ पे इसको ना कई तरह से क्वेश्चन उठा सकता है। इसमें जैसे सीटेट में आपने देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन सी खेजड़ी की विशेषता नहीं है। इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सा खेजड़ी वृक्ष की विशेषता नहीं है। तो आप देख सकते हैं रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मान लीजिए ऑप्शन में दे देगा कि इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, बल्कि यहाँ पे नहीं होती है। तो आपको एक एक पॉइंट को यहाँ पे देखना है, बारीकी से देखते हुए चलना है। इसी तरह सीटेट जो है आपसे खेल जाता है और आप सब कुछ जानते हुए वहाँ पे चूक जाते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जैसा कि मैंने क्वेश्चन बोला ना कि नहीं वर्ड पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन में अगर पूछ दिया कि यही चीज़ कि इसमें से खेजड़ी वृक्ष की विशेषता कौन सी नहीं है, तो आपने पढ़ा है ना इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे दे देगा इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत करके चले आएंगे। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड, खेजड़ी वृक्ष से रिलेटेड। बाकी अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आरटीई अधिनियम कब पारित किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी एक क्वेश्चन को कहना ही नहीं है। आरटीई अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए में दिया गया 2000, 2005, सी 2007, डी 2009। तो दोस्तों देखिए आरटीई अधिनियम जो है ये 2009 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसको जो है हम लोग एनसीईआरटी में देखेंगे। ये एनसीईआरटी का पेज आप लोग देख पा रहे होंगे। आरटीई अधिनियम 2009 यह जो है 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। कौन? आरटीई अधिनियम 2009। तो आपका यही करेक्ट होगा, और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन सीटेट ईवीएस के पूछे गए उसमें मधुमक्खी से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। तो मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय, ये तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ए है अक्टूबर से दिसंबर, बी है अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर से जनवरी, या फिर जनवरी से मार्च। तो मधुमक्खी पालने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं उसी से रिलेटेड शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका हम लोग जो है एनसीईआरटी का पेज देखेंगे। ए है नर मधुमक्खी, बी है मादा मधुमक्खी, सी है काम करने वाली मधुमक्खी, डी है इनमें से सभी।
दोस्तों शहद के लिए फूलों का रस जो ढूंढती हैं वो कौन सी मधुमक्खी ढूंढती है? काम करने वाली मधुमक्खियां ढूंढती हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये काम कर लूँ, तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर, ये देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी की लाइन, तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। कौन सा? अक्टूबर से दिसंबर, जो कि हम लोग क्वेश्चन में देख चुके हैं। अब यहाँ पे वही चीज़ जो है रस के बारे में दी गई है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी काम करने वाली जो मधुमक्खियाँ होती हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी चींटी बिल का ध्यान रखती है? दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर अभ्यर्थी तक जो है ये पहुंच सके। और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। जो भी आप जिस भी ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ भी आप हो, जो भी बच्चे जुड़े हों सभी तक शेयर करें। ए देख पा रहे होंगे रानी चींटियां, बी है सिपाही चींटियां, सी है काम करने वाली चींटियां, डी है उपरोक्त सभी। कौन सी चींटी जो है बिल का ध्यान रखती है ये बताया गया है, इसमें पूछा गया है। तो रानी चींटियां बिल का ध्यान रखिए नहीं, सिपाही चींटी जो है ये बिल का ध्यान रखती है। तो ऑप्शन बी इसका, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कौन सी चींटी बिल का ध्यान रखती है, तो सिपाही चींटी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन समूह में नहीं रहते हैं? इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। इनमें से कौन समूह में नहीं रहते हैं? तो मधुमक्खी आपने देखा कि ये ग्रुप में रहती हैं, दीमक भी रहते हैं, ततैया भी रहती है, मकड़ी जो है ये ग्रुप में नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज आप लोग देख पा रहे होंगे। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी जो है ये अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां जो है भोजन ढूंढ कर लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। देख पा रहे होंगे दीमक भी, ततैया भी, ये सब समूह में रहते हैं। मधुमक्खी भी समूह में रहती है, जबकि वहां पे मकड़ी आपने देखा होगा वो नहीं था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल कहाँ के लोग खाते हैं? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है केरल, सी है गोवा, डी है राजस्थान। आप लोग भी अपने आंसर करिएगा। ढोकला चटनी नींबू वाले चावल कहाँ के लोग खाते हैं? तो दोस्तों ये गुजरात के लोग खाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आपका जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उसमें कई शिफ्टों में पूछा गया था। मलयालम में वलियम्मा किसे कहते हैं? मलयालम में जो है वलियम्मा किसको कहते हैं? ऑप्शन ए है माँ की माँ को, बी है माँ की बड़ी बहन को, सी है पिता की बड़ी बहन को, या फिर पिता की माँ को। तो मलयालम में वलियम्मा दोस्तों जो ये माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह अम्मू माँ से क्वेश्चन उठाता है कि मलयालम में अम्मू माँ किसे कहते हैं? ये आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। मलयालम में अम्मू माँ किसे कहते हैं? तो माँ की माँ को, या फिर माँ की बड़ी बहन को, या फिर पिता की बड़ी बहन को, या फिर पिता की माँ को। तो माँ की माँ को जो है मलयालम में अम्मू माँ कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन उठाया भी गया है आपका। विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठे करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। देखिए वलियम्मा जो है ये माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अम्मू माँ अपनी माँ की माँ को जो है अम्मू माँ कहते हैं। क्लियर हुआ आपका? अब यहाँ पे आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। केरल में उपयोग की जाने वाली फेरी क्या है? केरल में जो उपयोग की जाने वाली फेरी क्या है? ये एक प्रकार की नाव है, या फिर झूला है, या फिर गाड़ी है, या पुल है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वल्लम क्या है, और इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं जो फेरी से रिलेटेड है। वल्लम है, और बांस से बने पुल कहाँ पे पाए जाते हैं, ये काफ़ी क्वेश्चन है। इससे पहले की जो क्लास मैंने दी थी उसमें जो है वल्लम से रिलेटेड, बांस से बने पुल हैं, जो भी इस टाइप के जितने क्वेश्चन थे मैंने उसमें सॉल्व करवाया है। तो जो भी बच्चे उस क्लास को नहीं देखे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसकी जो लिंक है मैं इसके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप यहाँ से डायरेक्ट जा करके भी देख सकते हैं। नहीं तो फिर आप जो है विजडम मास्टर चैनल के पर जब विजिट करेंगे तो वीडियोज़ में आप जितना नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको सारी क्लासेस, सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। केरल में उपयोग की जाने वाली फेरी क्या है? तो दोस्तों ये एक प्रकार की नाव है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है एनसीईआरटी का पेज भी देख सकते हैं। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे, तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। अम्मा बोली लो फेरी आ गई। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहां पर पानी की दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। देख पा रहे होंगे केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। लो फेरी आ गई।
जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। तो देख सकते हैं ये क्या है, एक प्रकार की नाव है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कर्दम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं। कर्दम मल्लेश्वरी से भी आपका क्वेश्चन बहुत उठाया जाता है। ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश, डी है गुजरात। तो कर्दम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली है, तो दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड जो है चेंज कर सकता है। कर्दम मल्लेश्वरी एक बार में कितने किलोग्राम वजन उठा लेती हैं, तो ये जो है एक बार में 130 किलोग्राम जो है वजन उठा लेती हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अभी हम लोग जो है एनसीईआरटी का पेज देखेंगे। कर्दम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं। ऑप्शन ए 27, 29, 30 या फिर 39। कर्दम मल्लेश्वरी ने दोस्तों भारत के बाहर जो है 29 मेडल जीते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज देखने वाले हैं। ये है कर्दम मल्लेश्वरी। अब इनसे रिलेटेड जो पूरा डिटेल है आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है। कर्दम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये क्या है, वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से ये जो है वजन उठाने लगी थी, अभ्यास करने लगी थी। तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि कर्दम मल्लेश्वरी कितने साल से जो है वजन उठाना शुरू कर दी थी, तो ये जो है 12 साल की थी तभी से। अब यहाँ पे देख सकते हैं वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्दम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। तो यहाँ से ये जो इनका पॉइंट है कर्दम मल्लेश्वरी का, यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी दोस्तों ये कहाँ स्थित है, आपको पता होगा तो आप लोग अपने आंसर करिए। उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो फूलों की घाटी ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकारी कहाँ की जाती है। ऑप्शन ए में दिया गया है उत्तराखंड, बी है झारखंड, सी है पश्चिम बंगाल, डी है बिहार। मधुबनी चित्रकारी जो है दोस्तों ये कहाँ पे है की जाती है, बिहार में की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अब जो है आप एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं। ये है मधुबनी चित्रकारी जो आप लोग देख पा होंगे। यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहाँ पे घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये किस पर किया जाता है, दीवारों पर और आंगन में। और ये जो है पिसे हुए चावल के घोल में जो है रंग मिलाकर ये चित्रकारी की जाती है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ के लोगों को पसंद है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है बिहार। कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ के लोगों को पसंद है, तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश के लोगों को पसंद है कचनार के फूलों की सब्जी। केले के फूलों की सब्जी अगर पूछे तो ये आपका केरल हो जाएगा। इससे भी याद कर सकते हैं, क से केला और क से केरल। ठीक है, केले के फूलों की सब्जी। ठीक है, ये कहाँ पे लोग पसंद करते हैं, केरल में लोग पसंद करते हैं। और सहजन की बात करें तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे, देखिए उसका क्वेश्चन भी आ चुका है। केले के फूलों की सब्जी कहाँ के लोगों को खाना पसंद है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल। जैसा कि मैंने अभी बताया तो ये केरल के लोगों को पसंद है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ के लोग खाते हैं। सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ के लोग खाते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो ये कहाँ के लोग खाते हैं, महाराष्ट्र के लोग खाते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये आप एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी जो है बहुत पसंद है। कहाँ के रहने वाले को, उत्तर प्रदेश में। तो कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पे पसंद की जाती है, उत्तर प्रदेश में। केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। तो केले के फूलों की सब्जी की बात हो तो वहां पे केरल आ जाएगा। महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सहजन के फूलों के पकौड़े जो है बहुत पसंद है। तो सहजन के फूलों के पकौड़े की बात आए तो आपका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ये था आपका। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है। ऑप्शन ए है कन्नौज, बी है आगरा, सी है वाराणसी, डी है बिजनौर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपके हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है, तो दोस्तों कन्नौज जिला जो है उत्तर प्रदेश का, ये इत्र के लिए मशहूर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज आप लोग देख सकते हैं। क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है। क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रक में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे अभ्यर्थी गलती करते हैं।
तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श क्यों लिपा जाते हैं? ज़्यादातर अभ्यर्थी चिकना और साफ बनाने के लिए करेक्ट करके आप चले आते हैं, और ऐसा आप देखेंगे कई में यूथ में भी आप उठाकर यूथ कंपटीशन बुक जो है उसमें भी यही आंसर दिया गया है। लेकिन ये जो करेक्ट नहीं है, आप जो है वहाँ पे गलत करके आएंगे, आप 1 नंबर लॉस हो जाएगा आपका। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर में झोपड़ी की दीवारें और फर्श को हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी को लेकर के चल रहे हैं। तो सारा जो सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चन है, उसका आंसर हम लोग एनसीईआरटी से देखते हुए चल रहे हैं। और एनसीईआरटी से आप पढ़ेंगे तो आपका कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आप लोग डाउट में नहीं रहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप पूरी तरह से क्लियर रहेंगे हर एक क्वेश्चन पे। तो कीटों को दूर रखने के लिए ये यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर एवं झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लिपा जाता है। तो दोस्तों ये कीटों को दूर रखने के लिए होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत से अभ्यर्थी चिकना और साफ, और ये कई बुक में आपने देखा होगा, तो इसमें यही करेक्ट आंसर बताया गया है, चिकना और साफ बनाने के लिए। ये बिल्कुल नहीं आपका है, आपका आंसर जो है ये होगा कीटों को दूर रखने के लिए। अब यहाँ पे आप लोग एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए, अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और ज़मीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। इससे क्या होता है? मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। तो ये थे, तो देख पा रहे होंगे पूरा, और ये डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बताना चाहूँगी। यहाँ नॉर्थ आप देख पा रहे होंगे, ये साउथ, इस तरह से वेस्ट और ईस्ट यानी पश्चिम और पूर्व को देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये जो डायरेक्शन है आप देख पा रहे होंगे, इसे उत्तर पश्चिम, यहाँ पे दक्षिण पूर्व, और ये आप देख पा रहे होंगे दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो इस तरह से हम इन सारे क्वेश्चन को, मैप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक और महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, सी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु और कर्नाटक। तो दोस्तों केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो हम इसे मैप में देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं केरल, आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर। इसके निकटवर्ती राज्य पूछा है, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु, ये इसका निकटवर्ती राज्य है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कहाँ पर है, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो दोस्तों ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो डी आपका है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसके बारे में जैसा कि मैंने डिटेल में बताया है, और एनसीईआरटी की क्लास में भी, और आपने जो ईवीएस की प्रैक्टिस जो सीरीज़ है आपने उसमें भी देखा होगा। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। तो यहाँ मैप में आप गुजरात को देख पा रहे होंगे इस तरह से। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत में बिहार के संबंध में जम्मू और कश्मीर और गोवा का स्थान क्या है? दोस्तों यहाँ पे भारत में बिहार के संबंध में जम्मू और कश्मीर और गोवा का स्थान पूछा है। ऑप्शन ए है उत्तर और दक्षिण, बी पश्चिम और पूर्व, सी पूर्व और पश्चिम, डी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो दोस्तों यहाँ मैप में आप देख पा रहे होंगे, बिहार हमें दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आपको ये जम्मू कश्मीर और गोवा से क्या पूछा है? बिहार के संबंध में जम्मू और कश्मीर और गोवा का स्थान पूछा है। तो दोस्तों ये जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे, बिहार, जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गोवा को, यानी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व इसका करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन जो डी है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें, और कैसा लग रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो भी दोस्त टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मैम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दीजिए। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको दिया है, आप लोग वहाँ से क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, डी है कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। तो दोस्तों तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तो यहाँ पे आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे तमिलनाडु कहाँ पर है। यहाँ पर आप तमिलनाडु को देख पा रहे होंगे, इसके पड़ोसी राज्य को पूछा है, यानी ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल ये इसके पड़ोसी राज्य होंगे। तो देख पा रहे हैं आप लोग आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। और ये दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको तो आप रट ही लीजिए, मैं एक तरह से कहूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन चेंज करता ही नहीं, ये पूरा ऑप्शन के साथ आपको ऐसे मिलेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसे आप लोग जानते ही होंगे, भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। यहाँ पे आप मैप में देखे ही होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से आप लोग इसे और अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन हम अब देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बी कर्नाटक, केरल, गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, डी केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग फटाफट करिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक, केरल और गुजरात, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग मैप में देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है, फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है, फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, बी दक्षिण पश्चिम, सी है उत्तर पश्चिम, डी दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए, क्या हो सकता है? यहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से डिटेल बताऊंगी। यहाँ पे दोस्तों आप इसे देख पा रहे होंगे, ये आपका नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और ये साउथ है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। यहाँ पे क्या पूछा है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है, यानी जो डॉक्टर है उसका घर कहाँ पर है? एक्स पर स्थित है, ये उसका घर स्थित है। वाई पर जो है उसका हॉस्पिटल है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में है। आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर जो है ये पहले कहाँ जाता है? डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। जो एक्स के पूर्व में है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक्स के पूर्व में 600 मीटर दूरी पर है। ये ए है आपका, ये बी है, ये सी आप देख पा रहे होंगे, ये वाई है, ये एक्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर है। बी कहाँ पर है? आप इस तरह से यहाँ पे बी को देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया 400 मीटर दूरी पर है। कहाँ पर है? ये दक्षिण में है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सी पर जाते हैं जो ठीक बी के कहाँ पर है? ये पश्चिम में है, 120 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। जो सी के ठीक उत्तर में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक उत्तर में ये 90 मीटर दूरी पर है, यानी वाई। ठीक है, अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? यानी इस अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा पूछा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप जिस तरह से मैंने डायरेक्शन को बताया है,
ये डायरेक्शन पूछा गया आपसे, यानी उत्तर पश्चिम आपका आंसर होगा। यहाँ से जो आपका डायरेक्शन होगा आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपका ये जो डायरेक्शन क्या होगा, ये उत्तर पश्चिम होगा। यानी आपका जो उत्तर पश्चिम कौन सा है, ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे, उत्तर पश्चिम, ये आपका करेक्ट होगा। कौन सा, सी ऑप्शन। तो दोस्तों इस तरह से आप सॉल्व करिएगा मैप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। यानी कोई डॉक्टर है जो एक्स पर है और वो बी पर यानी पूर्व की दिशा में जाता है 600 मीटर पर, उसके बाद वो दक्षिण दिशा में 400 मीटर पे जाता है, उसके बाद वो पश्चिम मुड़ जाता है जो कि कितनी दूरी है, 120 मीटर पर जाता है, उसके बाद वो उत्तर की तरफ जाता है 90 मीटर, उसके बाद से वहाँ से उसके घर से हॉस्पिटल की क्या दिशा होगी उसको पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो उत्तर पश्चिम होगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, उसको अपोजिट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, ये भी आपका पूछा गया है। आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर के आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूर स्थित है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम, बी है ठीक दक्षिण, सी है ठीक पूर्व, डी है दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपने आंसर कर सकते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है इसको। तो यहाँ आप लोग अपने आंसर करिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। क्वेश्चन क्या है, आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देख पा रहे आप पहले ए पर जाते हैं, उसके बाद जो एक्स के ठीक उत्तर में है ये उत्तर दिशा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है, ये आप देख पा रहे होंगे ए के ठीक 40 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे आप सी को देख पा रहे होंगे, उत्तर में जाते हैं 30 मीटर की दूरी पर। और इसके बाद आप अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं, ये वाई आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से यहाँ पे आप अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं, ये आपका घर है। अब यहाँ पे सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूर स्थित है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? यानी ये विद्यालय के सापेक्ष अपने घर की सही दिशा पूछा है। यहाँ से आपके घर की दिशा पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो दक्षिण पूर्व होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को यहाँ पे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर इसका होगा दक्षिण पूर्व, यानी डी जो ऑप्शन हमारा है वो पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, झारखंड हमारे देश के मानचित्र पर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा के उत्तर में, बी उत्तर प्रदेश के, सी छत्तीसगढ़ का दक्षिण पूर्व, डी है पश्चिम बंगाल के पूर्व में। तो दोस्तों झारखंड हमारे देश के मानचित्र पर कहाँ स्थित है? तो आप लोग यहाँ पे अपने आंसर करिए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे झारखंड को, यहाँ पे आप देख सकते हैं। झारखंड को पूछा है ना दोस्तों, तो ये क्या होगा, उड़ीसा के उत्तर में ये आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से जो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा उड़ीसा के उत्तर में, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? ए है पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, बी है पहले दक्षिण दिशा में फिर पश्चिम दिशा में, सी है पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में, डी है पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। तो दोस्तों यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या है, गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल फिर हैदराबाद जाना चाहता है। पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है। गुजरात में रहने वाला पहले यहाँ जाएगा, उसके बाद फिर ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाएगा।
तो उसकी दिशा पूछा है, तो दोस्तों क्या होगा, पहले पूर्व फिर दक्षिण। पहले ये पूर्व जा रहा है ना, उसके बाद फिर ये दक्षिण जा रहा है, तो पहले पूर्व और उसके बाद दक्षिण। तो इसमें हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले पूर्व दिशा फिर दक्षिण दिशा में, यानी सी जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 2022 में जो हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष से क्वेश्चन पूछे गए कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, चंद्रमा पर जाने वाले जो है प्रथम व्यक्ति कौन थे, और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो कई शिफ्टों में देखने को मिला होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस वजह से हम जो है इस टॉपिक को कंप्लीट जो है डिटेल में देख लेंगे, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। तो स्टार्ट करते हैं इससे। दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका पूरा डिटेल जो है हम लोग देखेंगे, अंतरिक्ष से रिलेटेड, चंद्रमा से रिलेटेड। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। और दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट, हर क्लास आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पे विजडम मास्टर चैनल आपको दिख रहा होगा, उसको जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफी अभ्यर्थी जो है क्लास ले रहे हैं, वीडियो डेली देख रहे हैं, मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग कर लीजिए। और दोस्तों अपने जो कमेंट है, अपना फीडबैक भी आप लोग जरूर दीजिएगा देखने के बाद। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। राकेश शर्मा ये कौन है, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपका किया गया है, इनको आप देख पा रहे होंगे। भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। वह 5 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान यहाँ पे सोयूज T11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए थे। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन उठाएगा आप लोग कर लेंगे। अगला पॉइंट इनसे रिलेटेड देख पा रहे होंगे। 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी नागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्रा का प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो यहाँ से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है। अब कोई भी करेगा तो आप लोग यहाँ पे कर लेंगे। कल्पना चावला, यहाँ पे इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ है, इनको आप देख पा रहे। ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री पूछे तो कौन थी, कल्पना चावला थी। इनका जन्म जो है 17 मार्च 1962 को करनाल हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। यहाँ पे अगला जो पॉइंट है ये देखते हैं। 1995 में ये नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई और 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई, जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। तो इनसे रिलेटेड पूरा डिटेल आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। 16 जनवरी 2003 को उन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी, जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया एवं इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। तो इनसे रिलेटेड जो है कल्पना चावला से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। वहीं हम लोग सुनीता विलियम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग इनको देख पा रहे होंगे। ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं, ठीक है। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। अगला पॉइंट इनसे रिलेटेड आप लोग देख पा रहे होंगे। जून 1998 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ। 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये पूछ सकता है कब जो है इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 2008 में, ठीक है। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। कब, 16 अप्रैल 2007 को। अब यहाँ पर उनके अनुभव के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसशिप में। वहां एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। अगला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, पानी में भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज गीला करना पड़ता था। तो ये आप देख पा रहे होंगे। अगला जो पॉइंट है, वहां कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहां टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। यहाँ पे गोलकुंडा के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट जो है आप देख पा रहे होंगे, गोलकुंडा फोर्ट जो है ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है।
और ये भी पूछ सकता है गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पे है, तो हैदराबाद में, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप जिसे बेशंस या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज हैं। कितने? 87। तो इस पर जो है आप एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर करेगा तो ये इस तरह भी कर सकता है, क्योंकि किया हुआ है। क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में से इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं, ABCD करके दे देगा और उसके बाद देगा आपका ऑप्शन में कि ABC सही है या फिर BCD सही है, इस तरह से करके देगा। तो आपको यहाँ पे सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो काफी जो है क्वेश्चन यहाँ से लगभग सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं। अगला पॉइंट जो आप देख पा रहे होंगे, कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। किसने? कुतुब शाही सुल्तानों ने। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो है मैंने पोस्ट भी किया था, काफ़ी जो है स्टूडेंट इसको गलत भी किए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये पूछा जा चुका है। कुतुब शाही सुल्तानों ने जो है शासन किया था, और इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। कब? 1200 ईस्वी में। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थी, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। अगला पॉइंट जो है, औरंगजेब यहां आक्रमण करने आया था पर असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। उस समय कांस्य की बंदूकें बनती थी। किसकी? कांस्य की। ये यहाँ से काफी क्वेश्चन किए जाते हैं। अभी इसको हम लोग देखेंगे। हजारों सालों से घुमंतु वर्ग कांस्य से चीजें बनाते आ रहे हैं। अगला पॉइंट जो है वो है, कांस्य तांबे और टीन का मिश्र धातु है। तो यहाँ से दोस्तों काफी क्वेश्चन आपके कई बार किए गए हैं। कांस्य जो है किसके मिश्र धातु हैं? तो तांबे और टिन के। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कई बार पूछा जा चुका है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। कौन? सुल्तान अबुल हसन। तो इससे रिलेटेड गोलकुंडा फोर्ट से रिलेटेड ये पूरी जानकारी है दोस्तों, और इससे बाहर नहीं जाएगा। इसी के अंदर जो है आपका क्वेश्चन रहेगा, इतना आपको ध्यान देना है। आप ये क्वेश्चन भी देख पा रहे होंगे, ये प्रीवियस ईयर दिसंबर 2022 के कई शिफ्टों में कई तरह से क्वेश्चन किया गया है। आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, बोलती इमारतें गोलकुंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा किससे परिचय कराता है या फिर करता है? ए दिया गया है, तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं, तो इससे तो करेगा ही। बी दिया गया है, गोलकुंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोजन, ये नहीं होगा, ठीक है। सी है, युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये भी हो सकता है। डी है, स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ने, ये भी है। तो आपका इसमें ए बी तो नहीं है, सी और डी करेक्ट होगा। ए, सी और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं? पहला ही है ए, सी और डी, तो यही जो है करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, और इसी तरह जो अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखेंगे तो इसी तरह से क्वेश्चन किए गए हैं। इसी तरह से मैंने मैराथन भी क्लास जो दी है आपसे बताया है कि दोस्तों देखो, अगर आप जो है उसका डिटेल कोई भी टॉपिक हुआ, जैसे अगर हम हाथी को ही ले लें, हाथी के टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। निपेंथीज है और जितने भी हैं, खेजड़ी वृक्ष है, ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो अब क्या कर रहा है कि जो कंटेंट वाले क्वेश्चन है डायरेक्ट जो है, ऐसा नहीं है कि 1 लाइन 2 लाइन में क्वेश्चन दे देगा, बस उसका जो है 1 वर्ड टाइप का जो है ऑप्शन रहेगा, फट से बताकर जो है आगे निकल जाएंगे। इस तरह से अब दे रहा है ABCD करके, उसके बाद जो है आपको ऑप्शन जो है चूज करना है कि ABCD में से कौन सा करेक्ट है। तो आप जब तक उसका डिटेल नहीं जानते रहेंगे आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है मैंने मैराथन क्लास जो दी है आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें एक एक क्वेश्चन का डिटेल आपको मिल जाएगा NCERT के पेज पर। तो जो भी लोग नहीं देखे होंगे आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। और यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए है हैदराबाद के निजामों द्वारा, बी है मुगलों द्वारा, सी है कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा, डी है दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा। तो अभी इसका डिटेल मैंने इसीलिए दिया है कि आगे जो है कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसे आसानी से कर लें। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको दोस्तों मैंने पोस्ट भी किया था, तो काफ़ी स्टूडेंट जो है इसको रॉन्ग किए थे। तो आपको जब तक आप डिटेल नहीं जानते रहेंगे ना, नहीं कर पाएंगे। गोलकुंडा किले का निर्माण जो है किया गया था कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है।
तो ये थे इससे रिलेटेड। इस तरह से आपके क्वेश्चन इस तरह भी बन सकते हैं और इस तरह भी बन सकते हैं। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखें तो इसी टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन किए गए हैं ईवीएस में। ABCD करके पहले देगा, उसके बाद जो है आपको ऑप्शन जो है देगा कि इसमें से कौन कौन सा सही है। तो जो भी टॉपिक देगा, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देगा, जब तक आप उसका डिटेल नहीं जानते रहेंगे नहीं कर पाएंगे। तो आपको डिटेल पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला पॉइंट जो आप लोग देख पा रहे होंगे, झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे ना इसका एक एक पॉइंट आपको ध्यान देना है, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन किया गया है, अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन भी आप सभी को दिखाऊंगी। तो इसका एक एक पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकी से देखते हुए चलिएगा। झूम खेती का तरीका जो है बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद जो है जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इसका ये आप देख भी पा रहे होंगे इस तरह से। यहाँ पे अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, इस जगह को बांस या जंगल उग जाता है। जिस जगह पे जो है बांस या जंगल उग आता है उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। ये राख जमीन में खाद का काम करती है। इस तरह से आप देख पा रहे जहाँ पे ये खेती की जाती है, वहां पे अगर दोस्तों उस जगह पे अगर घास फूस है, इस तरह का कुछ भी जो है अगर उगाता है तो उसे जो है गिराकर जला देते हैं और उसकी राख को जो है इधर उधर नहीं करते हैं, वहीं पे जो है वो खाद का काम करती है। आप इस तरह से इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे। अगला पॉइंट जो है आप लोग देख पा रहे हैं, जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। तो इसका एक एक पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन भी देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन किया गया है। और दोस्तों सीटेट ईवीएस का मैराथन भी मैं दे चुकी हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों जो है आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। आप लोगों को मिल गया होगा। जो लोग नए हों, जो लोग नहीं देखें, आप लोग जरूर जा करके देखिएगा। दोस्तों देखिए, आप अगर मैराथन पूरा देख लेंगे होंगे ना, या फिर देख लेंगे, तो आपको सीटेट ईवीएस में अदर कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो सारा क्वेश्चन है उसी के अंदर जो है मिल जाएगा। और इसका जो मॉडल पेपर है मैं तैयार कर रही हूँ, आपको जल्द ही सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर भी मिलेगा और सभी सब्जेक्ट का ईवीएस का मैराथन आपको मिल चुका है। सभी सब्जेक्ट का मैराथन जल्द आपको मिल जाएगा, ताकि जैसा कि आपका एग्जाम 20 अगस्त को है तो उससे पहले जो है, और जैसा कि अगर आपने और अदर देखा होगा तो आपको 1 दिन पहले, जैसा कि कल एग्जाम है तो 1 दिन पहले मैराथन दिया जाता है। तो दोस्तों उस दिन आप आराम करेंगे, सोएंगे, या फिर उस दिन जो है पढ़ाई करेंगे। मेरा यही मानना है कि आप एग्जाम के 1 दिन पहले बिल्कुल कुछ मत पढ़िएगा, बस आप लोग आराम करिएगा, क्योंकि उस टाइम जो है आप गलती कर जाते हैं। तो जो कुछ पढ़ना है पहले से रेडी रखिए। इसीलिए मैं मैराथन आप सभी को 10 दिन पहले दे रही हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से कम उसको 2 बार 3 बार जो है पूरा देख डालिए, ताकि आप से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये ना लगे कि ये नया है, ये मैंने नहीं देखा है। तो सब कुछ इंक्लूड है उसमें, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बाकी जो लग रहा है, कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम इस पॉइंट पे जो है डिटेल में बता दीजिए। तो जिस भी पॉइंट को लेकर के, जिस भी टॉपिक को लेकर के अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं, मैं उस पर वीडियो बना रही हूँ। आप लोग ये सब देखते रहिए, जो भी मिल रहा है ये सभी जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको मिलेगा। दोस्तों देखिए, मैराथन देखने के बाद अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसके बाद देखिए कुछ बाकी नहीं रह जाएगा कि हाँ, आपको डाउट नहीं रह जाएगा कि हाँ मेरा सीटेट क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। आप लोग बिंदास रहिएगा, आप एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, अब इसका अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। एक ही खेत में जो है अलग अलग तरह की जो है फसलें उगाई जाती हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं, इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। यानी फसल के टाइम भी, जब वहां पे फसल बोई जाती है, उस टाइम भी जो भी घास और पौधे उगते हैं उसको उखाड़ते नहीं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वो जमीन की मिट्टी में मिल जाएं और इससे जमीन जो है उपजाऊ बनती है। अगला पॉइंट इससे रिलेटेड आप लोग देख पा रहे होंगे, स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, झूम खेती में खरपतवार को क्या करते हैं। ऑप्शन ए है उखाड़ देते हैं लेकिन जलाते नहीं है। सेकेंड है ना तो उखाड़ते हैं ना ही जलाते हैं। और थर्ड दिया गया बिना उखाड़े जला देते हैं। फोर्थ है उपर्युक्त में कोई नहीं। तो झूम खेती में खरपतवार को जैसा कि अभी आपने देखा है, आप लोग भी अपने आंसर करिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा और
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर अभ्यर्थी तक पहुँच सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, झूम खेती में खरपतवार को जो है उखाड़ देते हैं लेकिन जलाते नहीं हैं, ये अभी आपने पढ़ा है। न तो उखाड़ते हैं नहीं जलाते हैं, ये भी गलत है। बिना उखाड़े जला देते हैं, ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ऑप्शन ए में दिया गया है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सेकंड है दक्षिणी क्षेत्र, थर्ड है उत्तर पश्चिम क्षेत्र, फोर्थ है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। अभी आपने इसको सॉल्व किया है तो आप लोग भी अपने आंसर करिए, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। दोस्तों इसीलिए सबसे पहले मैं आपको डिटेल देती हूँ कि ताकि आपको उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक है तो आपको पूरी जानकारी हो। उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको कोई जो है कोई गलती नहीं होगी आपसे। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र होगा, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट आप लोग अगला क्वेश्चन देख पा रहे, एक फसल को काटने के पश्चात। दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे कितना बड़ा है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। बहुत से अभ्यर्थी क्वेश्चन देखकर ही घबरा जाते हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना है क्योंकि सीटेट की क्वालिटी ही यही है, क्वेश्चन जो है लेंथी बनता है उसका, यहाँ तक कि ऑप्शन भी जो है आपको 2 लाइन 3 लाइन में देगा। तो कुछ क्वेश्चन जो है कंटेंट वाले में आपको मिल जाएंगे इस टाइप के, फैक्ट टाइप के, बट जो पेडागोजी में तो ऐसा आता ही है कि 2 लाइन 3 लाइन का आपका ऑप्शन भी रहेगा। और इसमें भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आप देखेंगे तो कंटेंट वाले क्वेश्चन में भी इस तरह के ऑप्शन देखने को मिले हैं, अभी वो भी आप लोग देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है सहकारी खेती, सेकंड है झूम खेती, थर्ड है सीढ़ीनुमा खेती, फोर्थ है सिंचाई खेती। तो हम लोग ने किसका डिटेल अभी देखा है, झूम खेती। ऑप्शन बी सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये पूरा जो है डिटेल यहीं देंगे। मिजोरम में प्रचलित झूम खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए है एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमि खाली रह जाती है। बी है उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। सी है बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। डी है एक खेत में 3 या 4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ई है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाता है। मिजोरम में प्रचलित झूम खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए है एक फसल को काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमि खाली रख जाती है, ये करेक्ट है। बी दिया गया है उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, ये भी करेक्ट है। और सी है बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ये नहीं होगा, गहरी जुताई नहीं की जाती है। डी है एक खेत में 3 या 4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ये भी करेक्ट है। ई है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाता है, ई जो है ये भी नहीं है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाता है, ये नहीं होगा। तो आपका ए, बी और डी ऑप्शन किस में देख पा रहे होंगे, ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया गया है, ए, बी और डी, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों जब तक जो है आप किसी टॉपिक के बारे में डिटेल नहीं पढ़े रहेंगे आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं ना, इसी तरह से ए बी सी डी ई करके उस टॉपिक से रिलेटेड आपको देगा, उसके बाद जो है आपको ऑप्शन देगा। तो आपको इसको पढ़ना है, इसमें जो जो करेक्ट होगा वही, और यहाँ पे नहीं का भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे आपने करेक्ट पढ़ा है, इसमें दे देगा कि इससे रिलेटेड कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो नहीं रहेगा वो वाला फिर आपको आंसर करना होगा। ठीक है, तो ये था इससे रिलेटेड, झूम खेती से रिलेटेड पूरा डिटेल, और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने आपसे पूछ सकते हैं। दोस्तों देखिए इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, झूम खेती से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, या तो सेम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, और मिला भी है पिछला अगर हम लोग उठाकर देखें तो और सिर्फ आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। और काफ़ी अभ्यर्थियों के जो है पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है कि हाँ मैं जो है आप सभी के लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो आप सभी को जो है थैंक यू, आप जो है इतना समझ रहे हैं इस चीज़ों को। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप जितना इसको शेयर कर सकते हैं उतना करिएगा, इस वीडियो को हर अभ्यर्थी तक पहुंचाइएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी। अभी जो है आप लोग जहां जहां शेयर कर सकते हैं कर दीजिए और करते रहिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको अगर डांस फेस्टिवल से क्वेश्चन आता है तो कंफर्म है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो 1 नंबर यहाँ से आपका कंफर्म है आना है, तो आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
तो लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं इसको। पहला जो है पोंगल त्योहार है और ये भी आपसे पूछा जा चुका है। दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहारों में से एक है पोंगल। ठीक है, पोंगल का शाब्दिक अर्थ जो है वो ओवर स्प्रिंग है और इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे। अगला जो है पॉइंट हम लोग देखेंगे इसका, यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है और लगभग 4 दिनों तक रहता है। पोंगल जो है, पोंगल त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में, इस तरह डायरेक्ट पूछ सकता है। यह हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि मैंने क्वेश्चन बताया कि दोस्तों ABCD करके देगा, फिर उसके बाद ऑप्शन देगा, तो आप जब तक डिटेल नहीं जानते रहेंगे नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो है आप लोग देख पा रहे होंगे चिराओ डांस यानी चिराओ नृत्य। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। चिराओ नाच मिजोरम में किया जाता है। ठीक है, मिजोरम में पकी फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। और ये दोस्तों बहुत बार अगर आप जो है पिछला जो है क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे 24 शिफ्टों का, तो ये लगभग सभी शिफ्टों में आपको देखने को, कई शिफ्टों में मिजोरम चिराओ नाच जो है ये कहाँ का है, तो मिजोरम में किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट इससे रिलेटेड आप लोग देख पा रहे होंगे। चिराओ नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। तो इससे रिलेटेड ये पूरा पॉइंट क्लियर हुआ आपका। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बिहू त्योहार के बारे में, और ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चावल फसल कटाई पर असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। बिहू त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये असम में मनाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे बिहू त्योहार के दौरान बांस का भेला घर बनाते हैं। किसका? बांस का। ठीक है, और अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, सेवा चावल रात्रि को बिहू कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। बिहू पर औरतें पाट और मूगा मेखला चादर पहनती हैं। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे इसके बारे में पूरा डिटेल। अभी हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। बैसाखी त्योहार के बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ दिया गया है। पंजाब में फसल कटाई पर बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। बैसाखी त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, नए वसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे ओणम त्योहार। इसके बारे में देख लेते हैं। ओणम अगस्त सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय फसल उत्सव है। ये कब? अगस्त सितंबर के महीने में, और कहाँ पे? केरल में। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उत्सव के लिए नृत्य और वल्लमकली नामक एक सांप नौका दौड़ अरनमुला बोट रेस प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे जो है एक सांप नौका दौड़ जो है आयोजित की जाती है प्रतियोगिता। अगला पॉइंट इससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ओणम के 10वें या अंतिम दिन को थिरु ओणम कहा जाता है। 10वें या अंतिम दिन को जो है थिरु ओणम कहा जाता है। 10 दिन ये चलता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट जो है आप लोग देख पा रहे होंगे लोक नृत्य जो है अगला गरबा। गरबा के बारे में जान लेते हैं। गरबा नृत्य का एक रूप है जो भारत में गुजरात राज्य में उत्पन्न होता है। गरबा जो है किस राज्य में? गुजरात राज्य में। इस तरह से क्वेश्चन करेगा, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो गुजरात होगा। यह नाम संस्कृत शब्द गर्भ और दीप से लिया गया है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे गरबा डांस। अगला जो है तप्पातिकली लोक नृत्य। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तप्पाती कली लोक नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। ये कहाँ से संबंधित है, तो ये केरल राज्य से संबंधित है। अभी हम लोग इन सब पे जो सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, जो पूछे गए हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। और दोस्तों देखिए किस तरह से मैंने सब कुछ सेट किया है। आई होप कि आप सभी को ये क्लास अच्छा लगेगा। और दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिएगा सभी दोस्तों को, सभी ग्रुप में, जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं। करगम के बारे में देख लेते हैं। करगम जो है लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये कहाँ से? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगर करगम पूछे तो ये कहाँ से संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुचिपुड़ी। दोस्तों ये जो है कुचिपुड़ी से काफी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गाँव में हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार जो है सीटेट में पूछा जा चुका है, EVS में। ठीक है, यहाँ पे मोहिनी अट्टम भी आप इंपॉर्टेंट है, ये अभी पूछा नहीं गया है। आप जितना जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है मैंने दिया है। जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जहाँ से बार बार, जैसे बिहू से बहुत रिपीट हुए हैं, कुचिपुड़ी से रिपीट हुए हैं, चिराओ से रिपीट हुए हैं, तो जहाँ जहाँ रिपीट हुआ है मैंने आपको वो भी बताया कि दोस्तों यहाँ से कई बार जो है क्वेश्चन सीटेड जो है पूछा है। मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कहाँ के? केरल राज्य के। ये आप देख पा रहे होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, मयूरभंज का छाओ। ये जो है उड़ीसा के उत्तरी भाग में स्थित मयूरभंज अपने छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे? उड़ीसा के उत्तरी भाग में। इस नृत्य में योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं।
तो इसका डिटेल आपने देख लिया। डंडिया के बारे में जान लेते हैं। डंडिया डांस रास या डंडिया रास भारतीय राज्य गुजरात से उत्पन्न होने वाला सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है। कहाँ से? गुजरात। और इसे नवरात्रि के त्यौहार में लोकप्रिय रूप से प्रदर्शित किया जाता है। सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें किसी भी डांस को या फेस्टिवल को ये नहीं कहना कि ये इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं उसको मैंने बताया दोस्तों, यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन कई बार सीटेट उठाया है। सुइसिनी के बारे में देख लेते हैं। सुइसिनी नृत्य जो है ये मध्यकालीन भारत से निर्मित हुई राजस्थान की एक नृत्य कला है। ठीक है, कहाँ की? राजस्थान की, ये आप देख पा रहे होंगे। अब इन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बने हैं और जितने बन सकते हैं मैं आप सभी के सामने आप भी इसके आंसर करिएगा, क्योंकि डिटेल तो आपने देख लिया है। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले दोस्तों किसी भी टॉपिक का डिटेल देती हूँ ताकि आप उसको समझ लें कि क्या कुछ उसमें उसका डिटेल क्या है, सारा पॉइंट क्या है उससे रिलेटेड। जब आप उसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। अब हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जो लोग भी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर लीजिएगा और आपसे यही रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है केरल, बी है उड़ीसा, सी है असम, डी है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आप लोग भी अपने आंसर करिएगा। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? ए है तमिलनाडु, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र, डी है केरल। मोहिनी अट्टम भी दोस्तों जो है ये कहाँ से है? केरल से है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कथकली और जो है मोहिनी अट्टम ये दोनों केरल से हैं, आपको इसको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है सीटेट ईवीएस में। ऑप्शन ए है बिहार, बी है गुजरात, सी है हरियाणा, डी है आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध जो है ये आंध्र प्रदेश से है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। आप लोग को डिटेल में सब कुछ बता चुकी हूँ, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है राजस्थान, डी है पंजाब। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो ये जो है गुजरात में है। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसको इस तरह ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जो है ग से गरबा है, ग से गुजरात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पा रहे बिहू लोक नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? ए है पश्चिम बंगाल, बी है असम, सी है मणिपुर, डी है त्रिपुरा। बिहू लोक नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो ये असम की है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी जो है कई बार पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है उत्तर प्रदेश, डी है गुजरात। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये गुजरात का है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसको भी हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, इसलिए हम लोग जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, फटाफट जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली किस राज्य से प्रचलित है? ऑप्शन ए है असम, बी है मणिपुर, सी है मिजोरम, डी है तमिलनाडु। भारतनाट्यम लोक नृत्य शैली जो है ये तमिलनाडु राज्य से प्रचलित है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चिराओल नृत्य लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन ए है राजस्थान की, या फिर बी है उत्तराखंड की, या फिर बिहार की, या फिर मिजोरम की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। खासकर जो है 2022-23 का जो कई शिफ्टों में एग्जाम हुआ है उसमें लगभग कई शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मिजोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे तपातीकली लोक नृत्य किस क्षेत्र की प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान, डी है केरल। तपातीकली लोक नृत्य किस क्षेत्र की प्रमुख नृत्य है? तो ये भी किसकी है? केरल की है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे और लास्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज का छाव नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है गुजरात, सी है लक्षद्वीप, डी है उड़ीसा। तो कहाँ से है? ये उड़ीसा से है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको 5 नंबर देखने को मिलेंगे, तो छोटा सा वीडियो है पर पूरा देखना है दोस्तों। यहाँ पे मैं बता दूं सभी सब्जेक्ट में, चाहे आपका सीडीपी हो या फिर ईवीएस हो या फिर मैथ हो या फिर हिंदी हो या फिर आपका लैंग्वेज का जो भी आपका हो, चाहे उर्दू हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो लैंग्वेज में आपने जो भी लिया हो, 5 सब्जेक्ट में दोस्तों आपको यहाँ से एक एक क्वेश्चन 5 सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि 5 में से किसी एक सब्जेक्ट में मिलेगा, 5 सब्जेक्ट में इसी यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। जैसे डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्थीमिया है, डिस्कैल्कुलिया है। डिस्कैल्कुलिया जो होता है वो गणित संबंधी विकार होता है, तो वो जो है आपका जो मैथ वाला
पोर्शन है, जो आपका सब्जेक्ट है मैथ वाला, उसमें आपको वो वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डिसलेक्सिया ज़्यादातर हिंदी में देखने को मिलता है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, ये सब सीडीपी और हिंदी में। लैंग्वेज वाले में तो आपका कंफर्म है दोस्तों, चाहे आपने कोई भी लैंग्वेज लिया हो, हिंदी तो है, हिंदी में हिंदी को छोड़कर जो आपने सेकेंड लैंग्वेज अदर लिया है उसमें 1 नंबर कंफर्म है, हिंदी में भी है। यानी कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें दोस्तों, यहाँ से 5 नंबर आपको सीधा सीधा मिलने वाले हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अलग से वीडियो दे रही हूँ, बस बहुत बड़ी नहीं है। अगर आप इसको देख लेंगे दोस्तों, अच्छे से समझिएगा, 5 नंबर यहाँ से कंफर्म है, आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसको आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों जो भी अभ्यर्थी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट, हर क्लास आपको टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों जैसा कि सभी सब्जेक्ट का मैराथन मैंने दिया है, उसको भी आप लोग देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मॉडल पेपर जो मिल रहा है उसका वो भी देखते चलिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड उसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो है मैं डेली आपको प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगी कि आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा किसी क्वेश्चन को लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं, इसको आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग डिसलेक्सिया के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। दोस्तों डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने से संबंधित जब बच्चों को कठिनाई होती है तो उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। जैसे बच्चा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पिक्चर को भी, तो यहाँ पे बच्चा जैसे बी होता है तो बी को वो डी पढ़ देता है, ठीक है। इस तरह से आपने देखा होगा, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा, जो बच्चा पढ़ता है तो कुछ ना कुछ इस तरह की गलती करता है पढ़ने में। जैसे कि मैंने बताया ना, बी को वो डी पढ़ देगा, और क्या है कि V है, U है, इसको V को U पढ़ देगा, U को V पढ़ देगा, M को जो है वो W पढ़ देगा, W को M पढ़ देगा। तो इस तरह से जो जिस बच्चे में ये वाली प्रॉब्लम होती है तो उसे जो है डिसलेक्सिया होता है, यानी पढ़ने से संबंधित कठिनाई को डिसलेक्सिया कहा जाता है। आई होप कि डिसलेक्सिया से संबंधित आपका जो भी डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पे पिक भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे दूसरा जो देख पा रहे हैं वो डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों इसमें जो है लिखने संबंधित कठिनाई होती है। जैसा कि अभी मैंने डिसलेक्सिया में बताया कि बच्चा जो है पढ़ने में गलती कर देता है, बी को जो है वो डी पढ़ देता है, या फिर जो है एम को डब्ल्यू पढ़ देता है, इस तरह की डिसलेक्सिया में होता है। और लिखने में वही प्रॉब्लम जो है लिखने में हो जाती है। जैसे बच्चा जब देखता है कि बी को वो डी लिख देता है, एम को है डब्ल्यू लिख देता है, तो इस तरह से जो लिखने में उसे कठिनाई होती है उसे ही डिस्ग्राफिया कहा जाता है। आई होप कि डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया आपका क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों यहाँ से कंफर्म है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप देख लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, तो सभी सब्जेक्ट में जो है इन सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिस्कैलकुलिया की बात करें तो दोस्तों ये गणितीय गणना से संबंधित समस्या की प्रॉब्लम होती यहाँ पे होती है। जैसा कि बच्चा जो है गणना करने में प्रॉब्लम करता है मैथ से रिलेटेड, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4+2 को जो है वो यहाँ पे 8 लिखा है, जबकि 6 होगा यहाँ पे, तो वो यहाँ पे उसने गलती कर दी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 3 6 होगा तो उसने 5 लिख दिया है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर इक्वल टू 14 लिख दिया है। तो इस तरह की जो गलती गणना करने में जो जिन बच्चों से गलतियां होती हैं उसे क्या कहा जाता है, डिस्कैलकुलिया कहा जाता है, ठीक है। बच्चा जैसे इंटू है और उसको प्लस कर देता है, जहां इंटू रहेगा वहां मल्टीप्लाई करना है वहां प्लस कर देगा। तो इस तरह की कई गलतियां जो है वो ध्यान नहीं देता है, कर जाता है, प्लस जहां रहेगा उसे मल्टीप्लाई कर देगा, इस तरह से। तो गणित में गणना संबंधित जो समस्या होगी उसे डिस्कैलकुलिया कहा जाएगा। तो ये ज्यादातर आपको मैथ वाला जो सब्जेक्ट है उसमें देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा। अगला जो आप देख पा रहे डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया दोस्तों ये जो है भ्रम वाली स्थिति होती है, जिसमें इसमें क्या होता है कि ये एक जो है मनोविकार है। इसमें व्यक्ति या बालक जो भी हो उसको ये भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग जो है अन्य लोगों की तुलना में छोटे हैं या फिर अपूर्ण हैं। इस तरह की स्थिति जो उनके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है, तो ये जो है डिस्मॉर्फिया कहलाता है, ठीक है। उसको जो है कोई भी बच्चा है उसको अपने शारीरिक अंगों में जो है कमी दिखाई देने लगती है, ये जबकि वो कमी वास्तव में होती नहीं है। उसके मन में जो है भ्रम बैठ जाता है उस चीज को लेकर के। बालक जो है अपने शारीरिक अंगों को दूसरे के साथ तुलना करने लगता है। ये सारी चीजें जो है बच्चों में हो जाती हैं, तो इसे डिस्मॉर्फिया कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक बच्चा जो है थोड़ा मोटा हेल्दी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पतला है। तो इस तरह से बच्चों में हो जाता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, इस तरह का भ्रम पैदा हो जाता है, तो इसे डिस्मॉर्फिया कहा जाता है। अगला टॉपिक आप देख पा रहे होंगे डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है कि ये बोलने संबंधित विकार है, ठीक है। जैसे बोले गए शब्दों को समझने या फिर उपयोग करने की क्षमता में कमी हो जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, डिस्फेजिया। आप ये पिक देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे डिस्फ्रेक्सिया क्या होता है। ये जो है शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है, ठीक है। जैसे
बचपन में होने वाला शारीरिक गतिविधि विकास संबंधी विकार, जिससे स्वस्थ दिखने वाले बच्चे सामान्य रूप से जो है सक्रिय नहीं होते हैं। बच्चे तो स्वस्थ होते हैं लेकिन वो जो है पूरी तरह से एक्टिव नहीं होते हैं। तो इस तरह का जो विकार है वो क्या कहलाता है, डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे डिस्थीमिया क्या होता है। ये तनाव से संबंधित है। ठीक है, तनाव से संबंधित जो विकार होता है वो डिस्थीमिया कहलाता है। ठीक है, यह जो है एक मानसिक विकार है। इस समस्या में गहरी उदासी और निराशा की भावना जो है पैदा होने लगती है बच्चों में, तो ये डिस्थीमिया कहलाता है। ठीक है, तो ये था इससे रिलेटेड पूरा टॉपिक। और दोस्तों इसमें अगर हम सब में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है डिसलेक्सिया है। यहाँ पे आप पहला वाला जो देख पा रहे हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको क्वेश्चन कंफर्म है। यहां से भी आपको में भी पूछ सकता है लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। डिस्प्रेक्सिया, डिस्थीमिया पूछ सकता है, लेकिन ये जो काफी इंपॉर्टेंट है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको कंफर्म है मिलेगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट मिलेगा, आपके सभी सब्जेक्ट यानी 5 सब्जेक्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये रहा आपका सीटेट ईवीएस का महामैराथन क्लास। आई होप कि आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों जहां भी आपको लग रहा होगा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो छूट गए हैं या रह गए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसको मैं फिर से पार्ट 2 इसका दे दूंगी। जितने भी बचे हुए टॉपिक रहेंगे या क्वेश्चन जो भी हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि दोस्तों आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। इस पर काफ़ी मैंने मेहनत भी की है और आपको इस मेहनत के बदले आपको अगर कुछ देना चाहेंगे दोस्तों, तो आप लोग इस क्लास को जितना हो सके आप जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं करिएगा। क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं मैम क्लास बहुत अच्छा है, बिल्कुल इस तरह का यूनिक दिख रहा है कि आप क्वेश्चन के साथ जो है एनसीईआरटी का पेज ऐड करके सारे जो कन्फ्यूज़न है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो डाउट हैं, जितने डिटेल्स है, जितने पॉइंट्स बन सकते हैं, सब कुछ आपको मिल जा रहा है। तो आई होप कि आप सभी ऐसा करेंगे। और जितने भी चैनल पर नए हों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्रॉपर बने हुए हैं, देख रहे हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिक्वेस्ट है आप लोग शेयर करिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।